जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नए टॉपिक फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जो कि संविधान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से एक न एक प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है और हमारे खुद के समझ, खुद के अधिकारों को जानने का भी एक बेहतरीन मौका है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सीरीज का लाभ मिल सके। इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी जानकारियां होगी मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बस आप धैर्य बनाए रखिएगा और नोटबुक पेन अपने साथ रखिए और नोट करते जाइए ताकि आप लोगों में एक समझ के साथ साथ आपके पास एक बेहतरीन नोट्स भी उपलब्ध रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को। फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारा टॉपिक? फंडामेंटल राइट्स क्या टॉपिक बोला मैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। सबसे पहले मौलिक अधिकार से जुड़े कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार कितने हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, कौन सा अनुच्छेद किस बात का प्रावधान रखता है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? और ये भाग 3 में अगर मैं अनुच्छेद या फिर आर्टिकल की बात करूं तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद में, 12 से 35 तक के आर्टिकल में फंडामेंटल राइट से संबंधित उल्लेख हमको देखने को मिलता है। और इस फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं, इसका स्रोत कहाँ है? स्रोत का मतलब होता है कि इसे संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है या फिर कौन से कंट्री से लिया गया है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? स्रोत अगर आप लोगों से पूछे तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है इतना? तो संविधान की जो भाग 5 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमको क्या देखने को मिलता है? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से संबंधित बातों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35। सभी अनुच्छेदों को मैं एक एक करके डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। वैसे आप धैर्य बनाए रखिएगा और इस वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है? स्रोत कहाँ है? स्रोत अमेरिका है। स्रोत का मतलब है जिस भी देश से कुछ भी चीजों को लिया जा रहता है उसको कहा जाता है स्रोत, यानी कि अमेरिका के संविधान से जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको लिया गया है। क्लियर है इतना? और ये जो मौलिक अधिकार होता है, इसकी प्रकृति, अगर इसकी प्रकृति को कई बार पूछा जा चुका है, प्रकृति क्या है? वाद योग्य है। वाद योग्य है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब इसको देखते हैं कि जो वाद योग से क्या तात्पर्य है। वाद योग से तात्पर्य है कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसे न्यायालय में अपील की जा सकती है। क्लियर है? वाद योग से तात्पर्य है कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको न्यायालय में क्या दिया जा सकता है? चुनौती दिया जा सकता है, यानी कि न्यायालय में अपील किया जा सकता है। क्या कहा मैंने? यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्या होता है? उल्लंघन होने पर क्या दिया जा सकता है? न्यायालय में अपील। न्यायालय में क्या किया जा सकता है? न्यायालय में अपील किया जा सकता है। क्लियर है इतना? तो मौलिक अधिकार किस प्रकार का है? वाद योग्य है। वहीं अगर भाग 4 देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या है? वाद योग्य नहीं है, अर्थात उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। चलिए, वो तो भाग 4 की है। अब हम भाग क्या पढ़ रहे हैं? भाग 3 पढ़ रहे हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में क्या है? वाद योग्य है, यानी कि मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो न्यायालय में अपील किया जा सकता है। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। अब इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब मौलिक अधिकार यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे आप लोगों को समझ में आएगा कि मैग्ना कार्टा कहने के पीछे का क्या कारण है। अभी इतना जानिए कि भारतीय संविधान का भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, कई बार प्रश्न आता है सवाल में
जो प्रश्न आता है मन में कौन सा, एक तो होता है मौलिक अधिकार, दूसरा होता है मानवाधिकार। आपने सुना भी होगा कि मानवाधिकार के बारे में सुने हैं और मौलिक अधिकार के बारे में सुने हैं। तो ये दोनों होता क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो मौलिक अधिकार, इधर लिख लीजिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जिसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं मानवाधिकार, जिसको कहा जाता है ह्यूमन राइट्स। क्लियर है इतना। देखिए इधर मैं बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं, मानवाधिकार के बारे में बता रहा हूं, इधर बता रहा हूं मौलिक अधिकार। सबसे पहले मानवाधिकार को समझने का प्रयास कीजिए। मानवाधिकार को समझते हैं कि मानवाधिकार होता क्या है। मानवाधिकार से तात्पर्य है साथियों, मानव का मानव होने के नाते जो अधिकार हमको प्राप्त है वो कहलाता है मानवाधिकार। क्लियर है इतना। मानव का मानव होने के नाते, आप कहेंगे सर ये मानव के मानव होने के नाते क्या अधिकार हमको प्राप्त है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमको खाने का अधिकार प्राप्त है, हमको पीने का अधिकार प्राप्त है, मतलब खाने का अधिकार प्राप्त है, पानी पीने का अधिकार प्राप्त है, और क्या अधिकार, जैसे नींद लेने का अधिकार प्राप्त है। तो ये सब जो अधिकार है वो मानव के मानव होने के नाते हमको प्राप्त है, इसीलिए उसको कहा जाता है मानवाधिकार कहा जाता है। और ये किससे प्राप्त होता है, ये प्रकृति से हमको मिलता है, डायरेक्ट हमको प्रकृति से और जन्म से मिलता है। और दूसरा चीज क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, यानी कि मनुष्य के पास जो भी क्या रहता है, प्रतिभा रहता है या व्यक्तित्व रहता है, उनके डेवलपमेंट के लिए जो अधिकार हमको संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं वो अधिकार हमको मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो हमको इसमें समझ में क्या है, जो मानवाधिकार होता है, जो ह्यूमन राइट्स होता है वो कहाँ नेचुरली प्राप्त होता है, और जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्राप्त होता है, यानी कि संविधान से हमको प्राप्त होता है। क्लियर है इतना। तो मौलिक अधिकार को मैं बताया कि संविधान से प्राप्त होता है, और जो मानवाधिकार होता है वो प्रकृति से प्राप्त होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। ये इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये क्या होता है, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, क्या लिखेंगे, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास हेतु संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या कहलाता है, मौलिक अधिकार कहलाता है। क्लियर है इतना। और इसमें क्या लिखोगे, मानव के मानव होने के नाते, मानव के मानव होने के नाते जो अधिकार हमको प्राप्त होते हैं, जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मानवाधिकार कहलाते हैं। और हमें संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त होता है। किसके द्वारा, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। क्या है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। और ये किसके द्वारा प्राप्त होता है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार। समझ में आ रहा है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है। और जो मानवाधिकार होता है वो कभी भी छीने नहीं जा सकता। ये मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होता है वो कभी भी नहीं छीने जाते। ये क्या होता है, कभी भी नहीं छीने जाते, कभी भी नहीं छीने जाते, कभी भी नहीं छीने जाते हैं। क्लियर है। और ये समय समय पर परिस्थितियों के आधार पर क्या होता है, समय समय पर परिस्थितियों के आधार पर, समय समय पर परिस्थितियों के आधार पर क्या होता है, छीने जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं। क्लियर है। जैसे क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी वगैरह लगता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, कुछ मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निरसन या फिर समाप्त मतलब हो जाते हैं। ठीक है। तो जो मानवीय अधिकार होते हैं कभी भी नहीं छीने जाते हैं। ठीक है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1900 कब को, 1948 को जो
क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने क्या किया था, मानवाधिकार दिवस की घोषणा की थी। इसीलिए उस दिन से क्या बनाया जाता है, 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर है इतना। और ये मौलिक अधिकार होता है, किसमें है, भाग 3 में देखने को मिलता है। भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद 12 से 35 तक में हमको, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमको मौलिक अधिकार से संबंधित बातों का उल्लेख हमको संविधान में देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मौलिक अधिकार और मानवाधिकार क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी। क्लियर है इतना। तो मानवाधिकार क्या होता है, अगर कोई आप लोगों से पूछता है तो मानव के मानव होने के नाते हमको जो अधिकार प्राप्त है वो कहलाता है, वो कहलाता है मानवाधिकार। यानी कि खाना खाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, ये सारी अधिकार किस में आते हैं, खाना, पानी पीना, नींद का अधिकार, यानी कि खाना खाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार हमारा किस में आएगा, मानव अधिकार में आएगा। क्लियर है इतना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बता रहा था कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है या फिर मौलिक अधिकार है, उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है इतना। मैं क्या कहा, भारतीय संविधान का भाग 3 है, भाग 3 को किस नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा। भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए इसको बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। 1215 में क्या होता है, ब्रिटेन के शासक, 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन, जो ब्रिटेन के शासक हैं, ब्रिटेन के क्या होते हैं, शासक, कौन, जॉन साइमन। जो ब्रिटेन के शासक होते हैं कौन, जॉन साइमन। क्या कहा मैंने, जो ब्रिटेन के शासक है 1215, ठीक है, 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन द्वारा क्या दिया गया, जॉन साइमन द्वारा वहां की जनता को एक चार्टर के माध्यम से एक चार्टर दिया गया, जिसमें उनके अधिकारों का उल्लेख था, जिसमें उनके अधिकारों का क्या था, उल्लेख था। क्लियर है इतना। मैं कहा कि 1215 में ब्रिटेन के जो शासक थे कौन, जॉन साइमन, उन्होंने एक चार्टर के माध्यम से वहां की जनता को एक अधिकार दिया और इन चार्टर को कहा गया, इन चार्टर का नाम रखा गया। और ये जो चार्टर था इसका नाम क्या रखा गया, चार्टर का नाम रखा गया मैग्ना कार्टा। क्लियर है इतना। अब ये चार्टर था, इस चार्टर का नाम रखा गया मैग्ना कार्टा। अब इस चार्टर में क्या कहा गया, इन चार्टर जो मैग्ना कार्टा है इसमें अधिकारों से संबंधित प्रावधान लिखे गए हैं। तो मैंने कहा कि 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन के द्वारा एक चार्टर दिया गया और उस चार्टर में लिखा गया था कि वहां की जनता को क्या क्या अधिकार रहेंगे, उनसे संबंधित सारी की सारी जो जानकारियां थी उस चार्टर में लिखी गई थी और इस चार्टर का नाम रखा गया मैग्ना कार्टा। इसीलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाग 3 किसकी बात करता है, अधिकारों की बात करता है, इसीलिए भाग 3 को ही क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की मैग्ना कार्टा क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन जो थे उन्होंने एक चार्टर दिया, उस चार्टर में वहां की जनताओं के कुछ अधिकार लिखे गए थे और उस चार्टर का नाम रखा गया मैग्ना कार्टा। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान का भाग 3, क्योंकि भाग 3 में भी अधिकारों की बातों का उल्लेख देखने को मिलता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। और सबसे पहले विश्व में जो अधिकारों की मांग की थी 1789 में, कौन किया था, सबसे पहले जो क्या की थी 1789 में सबसे पहले अधिकारों की मांग क्या की थी, फ्रांस की जनता के द्वारा किया गया था। ठीक है। और 1931 में क्या है, सेकंड गोलमेज
सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा भी अधिकारों की मांग की गई थी। क्लियर है इतना। अब देखते हैं उसके बाद सबसे पहले क्या है अधिकारों की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था बोलने से 1895 में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम अधिकारों की मांग की थी। क्लियर है इतना। आगे चलते देखते हैं, आगे देखते हैं। अब मौलिक अधिकार की बात तो मैंने बोल दी, ठीक है। अब मौलिक अधिकार क्या होता है, कितना होता है, वो सब चीज मैं बता दिया, ठीक है। अब मौलिक अधिकार सबसे पहले देखते हैं। मौलिक अधिकार हमको पढ़ना क्या है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अब इसको कहा मैंने, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद कहाँ से, 12 से 35 में। और स्रोत क्या है, स्रोत है अमेरिका। स्रोत कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, वाद योग्य है, वाद योग्य है, वाद योग्य है। और अगर इसकी मैं बात करूं, क्या प्रकृति क्या होगा, वाद्य हो गया, ठीक है। और कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद कहां से, 12 से 35 तक। और इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर इतना, मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। और अगर आप लोगों से पूछे मूल संविधान में कितने थे, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको संविधान में देखने को मिलता है। क्लियर है इतना। मैंने कहा कि भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, आर्टिकल 12 से 35 तक। स्रोत कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। प्रकृति क्या है, नेचर क्या है बोले से वाद्य योग है। वाद्य योग का मतलब होता है कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस कंडीशन में हम उसे न्यायालय में अपील कर सकते हैं। चौथा बात मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और ये मूल संविधान में अगर आप लोगों से पूछे तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो क्या हुआ, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या कर दिया, निरसन या फिर समाप्त कर दिया। और क्या कर दिया, अनुच्छेद 301 के तहत इसको क्या कर दिया, एक विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया। क्लियर है इतना। तो अगर आप लोगों से पूछे कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल संविधान में अगर आप लोगों से पूछे तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या होता है, संपत्ति का मौलिक अधिकार यानी कि 6वां मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 31 में था, उस अनुच्छेद को क्या कर दिया, हटा दिया, समाप्त कर दिया संपत्ति के मौलिक अधिकार को। और अनुच्छेद 300 क बोलो या फिर अनुच्छेद 300 ए बोलो, उसको क्या कर दिया, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। तो साथियों, आज मैंने मौलिक अधिकार होता क्या है मानवाधिकार के साथ कंपेयर करते हुए बताया है। दूसरा चीज मैंने बताया कि मौलिक अधिकार उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35, स्रोत अमेरिका, वाद योग है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सभी चीजों के बारे में बताया है। तो कितने प्रकार के मूल संविधान में थे, वर्तमान में कितने प्रकार के, उन सभी चीजों को बताया है। तो देखते हैं कि वो 6 वर्तमान में कौन कौन से हैं। 6 मौलिक अधिकार तो मैं बोल रहा हूं, वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। पहले जो 6 मौलिक अधिकार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो जो 6 वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, 6 प्रकार के हैं। पहला देखते हैं, पहला कौन सा है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार, क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा होता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। छठवां होता है
कौन सा होता है? संवैधानिक संपत्ति का अधिकार छठवां था, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया? हटा दिया। और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि छठवें प्रकार के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। तो इसको कहा जाता है, सातवां जो मौलिक अधिकार था वो कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? ये सारी की सारी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अगर आप लोगों को अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या होता है? अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार के बारे में देखने को मिलता है, और 19 से लेकर 22 तक हमको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है, और अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक हमको शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, और अनुच्छेद 25 से 28 तक हमको धर्म की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, और 30 कितना? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 31 समाप्त हो गया है, और आर्टिकल 31 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। तो आर्टिकल 31, 32 तक क्या है? अधिकारों से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? ये मैं आप लोगों को मूल संविधान में जो 7 प्रकार के थे उसको भी लिखा दिया, और छठवां प्रकार के मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया, और अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अभी वर्तमान में कितने प्रकार के? 6 प्रकार के हैं। उस 6 के 6 प्रकार मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है वो सभी चीजें आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि समानता का अधिकार क्या होता है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक को एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक से एडवांस के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।